तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR को। और भैया इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहूंगा कि भैया अगर आप इस फिल्म को ये सोच कर देखने जा रहे हो कि भैया RRR एस राजामौली की फिल्म है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली जैसी दो बेहतरीन फिल्में दी थी, तो भैया आपका फैसला 101% सही है। यानी कि भैया इस फिल्म में आपको वो हर चीज देखने को मिलेगी जो कि आपको बाहुबली में देखने को मिली थी। यानी कि भैया इस फिल्म का लेवल भी बाहुबली के बराबर ही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बात मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म बाहुबली नहीं है, लेकिन बाहुबली से कम भी नहीं है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर यानी कि एस राजामौली के डायरेक्शन में बन चुकी फिल्म भैया RRR से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं RRR का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोगों से शुरू में ही कहना चाहूंगा और ये बात आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये फिल्म सिनेमा घर में आने वाली थी और इस फिल्म को लेकर कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आ रही थी, तो इस फिल्म को लेकर एक बात हम लोगों के सामने आई थी कि भैया जो फिल्म है RRR वो हमारे देश के दो महान स्वतंत्रता सेनानियों के लाइफ के ऊपर में आधारित है। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म में रामचरण जो है वो अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाएंगे और उसके बाद में जूनियर NTR जो है वो इस फिल्म में कुमरम भीम का किरदार निभाएंगे। और भाई इस फिल्म में इन दोनों के किरदार को कुमरम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू को ध्यान में रखते ही फिल्माया गया है। लेकिन अगर हम लोग इस फिल्म की कहानी की बात करें तो भैया ये कहानी ना तो कुमरम भीम के लाइफ से मिलती जुलती नजर आ रही है और ना ही अल्लूरी सीताराम राजू के लाइफ से मिलती जुलती नजर आ रही है। यानी कि भैया इन दोनों की लाइफ को मैंने पढ़ा था और जब मैंने इस फिल्म को देखा है तो भैया इस फिल्म में मुझे वो कोई बात देखने को नहीं मिली जिसको देखने के बाद मैं ये बात कहूं कि भैया ये जो फिल्म है RRR इन दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों के लाइफ के ऊपर आधारित है। यानी कि भैया इस फिल्म में कुछ ऐसे चंक जो हैं वो इन दोनों के लाइफ से जुड़ी हुई हम मान सकते हैं, लेकिन ये फिल्म पूरी तरीके से इनके जीवन पर आधारित नहीं है। और ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो भैया इसका एक कारण ये है कि भैया अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो पूरी जिंदगी अंग्रेजों से लड़ते रहे, उनसे लोहा लेते रहे हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया कुमरम भीम की, तो कुमरम भीम जो है वो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद के जो निजाम थे वो गोंड जाति के लोगों की जमीनों को हड़प कर उस पर अपना कब्जा लगातार करते जा रहे थे, जिसके विरोध में कुमरम भीम ने अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन इस फिल्म में अगर आप ये बात खोजने जाओगे तो ये बात आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं ये बात आप लोगों को शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। यानी कि ये फिल्म जो है वो केवल 1% इन दोनों किरदारों के ऊपर में आधारित है। उसके बाद में ये जो फिल्म है वो 99% भैया काल्पनिक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों जैसा हमें उम्मीद था कि भाई ये फिल्म एस राजामौली की फिल्म है, तो भैया इस फिल्म में हमें वो हर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो हम सिनेमा घर में देखने जाते हैं। यानी कि भैया सिनेमा घरों में ऑडियंस फिल्मों के माध्यम से क्या देखने जाती है भैया, यही ना कि उनको फिल्मों में बेहतरीन एक्शन देखने को मिले, बेहतरीन रोमांस देखने को मिले, बेहतरीन इमोशन देखने को मिले, बेहतरीन म्यूजिक देखने को मिले, बेहतरीन डांस देखने को मिले और उसके बाद में आउट ऑफ द बॉक्स भैया VFX देखने को मिले। तो भैया ये सारी चीजें इस फिल्म में भर भर कर है। यानी कि इस फिल्म में वो हर गुण है जो कि आपको सिनेमा घर में बांधे रखने के लिए काफी है मेरे भाई। और ये फिल्म एस राजामौली की फिल्म है और भाई एस राजामौली को लेकर ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपने फिल्म में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों ने आपको दी थी कि भैया इस फिल्म का एक ऐसा सीक्वेंस था जिसको फिल्माने के लिए एस राजामौली ने लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और भाई ये जो सीन था वो रामचरण का इंट्रोडक्शन सीन था। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे, और ये बात आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखी होगी कि भैया रामचरण के इंट्रोडक्शन को किस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया था। यानी भैया इस सीन को लेकर ये बात हम लोगों को बताई गई थी कि उस वक्त इस सीन को फिल्माने के लिए लगभग 20,000 लोगों को इकट्ठा किया गया था और 20,000 लोगों के माध्यम से उस इंट्रोडक्शन सीन को फिल्माया गया था। और भाई ये बात इस सीन में हमें देखने को मिलती है। यानी कि भैया क्या इंट्रोडक्शन रहता है मेरे भाई रामचरण का। यानी कि एक पुलिस स्टेशन है अंग्रेजों का जिसको लाखों लोगों ने घेर रखा है
और वहां पर हालत ऐसी है कि भैया अंग्रेजों की पतलून गीली हो चुकी है लोगों के उन्माद को देखने के बाद, और वो घबराते हुए समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे अपनी जान बचाकर यहां से भाग निकले। और इसी बीच में भैया एंट्री होती है रामचरण की, और भाई रामचरण जिस तरीके से लाखों लोगों की भीड़ में घुसकर उन लोगों के मुखिया यानी कि भैया उनके लीडर को पकड़कर स्टेशन में यानी कि पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं, वो सीन आउट ऑफ द बॉक्स था। यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि भैया ऐसा क्या हो सकता है, क्या एक अकेला इंसान लाखों लोगों से जूझते हुए लड़ते हुए उनके ही बीच से एक इंसान को पकड़कर लेकर आ जाएगा अपने एरिया में। ये सीन आउट ऑफ द बॉक्स था। और भैया इसी को लेकर मैंने अपने पहले रिव्यू में ये बात कही थी कि भैया बहुत सारे सीन ऐसे थे इसमें जो कि भैया समझ से परे थे कि ऐसा हो सकता है क्या, और भाई इस फिल्म में ऐसा हुआ है। और भाई ये एस.एस. राजामौली की फिल्म है तो भैया ऐसे चमत्कार उनकी फिल्मों में होते रहते हैं। उसके बाद जूनियर एनटीआर का भी इंट्रोडक्शन सीन जो था वो भी बहुत ही बेहतरीन था मेरे भाई, और उस इंट्रोडक्शन सीन को तो आप लोगों ने उस ग्लिम्स के माध्यम से देखा ही होगा कि किस तरीके से एक टाइगर जो है, एक बाघ जो है वो जूनियर एनटीआर का पीछा कर रहा है, और भैया जूनियर एनटीआर किस तरीके से उस बाघ को पकड़ते हैं और उसके बाद उनका चेहरा रिवील होता है उस टाइगर के सामने कि वो टाइगर भी अपने मुंह को फाड़कर उनको दिखा रहा है। वो टाइगर किस तरीके से अपना मुंह फाड़कर जूनियर एनटीआर को दिखाता है और उतनी ही तेज दहाड़ में जूनियर एनटीआर भी टाइगर को जवाब देते हैं। तो भाई ये सीन भी आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत ही जबरदस्त था। और भैया इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो कि भैया आपको अचंभित करने वाले। उसमें से एक और सीन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा जहां पर जूनियर एनटीआर और रामचरण की पहली बार दोस्ती होती है। किस तरीके से वो ट्रेन जो है वो पुलिया पर आता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, वो ट्रेन जो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो नदी में फंस चुका है, और उस बच्चे की जान को बचाने के लिए जूनियर एनटीआर और रामचरण एक साथ आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से वो लोग उस बच्चे को बचाते हैं। वो सीन भी बहुत ही जबरदस्त था मेरे भाई, यानी कि वो सीन भी आउट ऑफ द बॉक्स था। लेकिन भाई ये एस.एस. राजामौली की फिल्म में, उनकी फिल्मों में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से बेहतरीन एक्शन तो दिखाया गया ही इस फिल्म में। उसके बाद इस फिल्म के इमोशनल सीन भी बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई, यानी कि जैसे ही इस फिल्म की शुरुआत होती है तो इस फिल्म का जो पहला सीन हम लोगों के सामने आता है जिसमें हम ये बात देखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत अपने हनक में आकर गोंडों की एक बच्ची को उनके इलाके से उठाकर ले जाती है, और वो सीन भी बहुत ही मार्मिक और बहुत ही इमोशनल था मेरे भाई। वो सीन वाकई में देखने लायक था, और उसको जिस तरीके से एस.एस. राजामौली ने फिल्माया था वहीं से ये बात साफ हो गई थी कि इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन के साथ हमें जबरदस्त भैया इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। यानी कि भैया अगर हम बात करें अजय देवगन के इंट्रोडक्शन सीन की तो भैया वो सीन भी बहुत ही इमोशनल था कि किस तरीके से अजय देवगन अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे देते हैं, और वो किस तरीके से अपने बच्चे को यानी कि अपने बेटे रामचरण को ये आदेश देते हैं कि भैया इनसे जीतने के लिए हमारे हर एक इंसान के पास में बंदूक होनी चाहिए। और अपने पिता के उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए रामचरण कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आप देखकर भैया खुशी से झूम उठेंगे। और भाई वो क्या ऐसा कर जाते हैं इसको समझने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें भैया आलिया भट्ट की, तो भैया उनके किरदार को लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उनके किरदार को बहुत ही छोटा रखा गया इस फिल्म में। उनके किरदार को ज्यादा खोल कर नहीं दिखाया गया, यानी कि भैया मेरे हिसाब से उनको और भी कई सारे सीन्स देने चाहिए थे जिससे यह फिल्म और भी बेहतरीन हो सकती थी। और वहीं पर यही बात मैं बोलना चाहूंगा अजय देवगन को भी लेकर कि भैया उनके रोल को और थोड़ा सा बढ़ाया जाता ना तो इस फिल्म का इंपैक्ट और बेहतरीन हो सकता था, क्योंकि भैया जैसे ही अजय देवगन की एंट्री होती है फिल्म में वो पूरे फिल्म का पेस बढ़ा देते हैं, और भैया उन्हीं के पेस की वजह से यह फिल्म सेकंड हाफ में सुपर से ऊपर हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया फिल्म की कहानी की, तो भैया कहानी जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है मेरे भाई। ये बात बहुत ही ईमानदारी से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस फिल्म की जो कहानी है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जिसको देखने के बाद हम ये कहें कि भैया ये फिल्म आपको बहुत ही अलग कहानी का फील कराएगी, जो कि भैया आपको बाहुबली में देखने को मिला था। वैसा कुछ आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया डायरेक्शन की, तो नो डाउट डायरेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स है। एक बार फिर से एस.एस. राजामौली ने अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से भैया इस फिल्म को सुपर से ऊपर बना दिया है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों के एक्टिंग वाली डिपार्टमेंट की, तो भैया इस फिल्म में जितने भी कलाकार नजर आए हैं, चाहे हम बात करें जूनियर एनटीआर की, रामचरण की, आलिया भट्ट की, अजय देवगन की, भैया सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है मेरे भाई। यानी कि भैया सबके एक्सप्रेशन को देखने के बाद, उनके काम को देखने के बाद हम ये कहेंगे कि भैया ये फिल्म सुपर से ऊपर बन चुकी है। तो भाई ओवरऑल ये फिल्म एक टिपिकल मसाला मूवी है, जो कि भैया एसएस राजामौली की दिमाग की उपज है, जो कि आपको सिनेमा घर में इंटरटेन करने के लिए काफी है मेरे भाई। लेकिन हां, इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि इसका फर्स्ट हाफ आपको ड्रैगी लगेगा, थोड़ा सा स्लो लगेगा, और उसका एक रीजन है। यानी कि कहानी को जिस तरीके से बिल्ड करना चाह रहे थे एसएस राजामौली, उसी की वजह से यह फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ड्रैगी लग रही थी, थोड़ी सी स्लो लग रही थी, थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी, और थोड़ा सा लिंक से हटती नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये फिल्म अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ती है, ये फिल्म पूरी तरीके से कनेक्टिंग हो जाती है। यानी कि भैया सेकंड हाफ सारी कमियों को पूरा कर देती है, जिसकी वजह से ये फिल्म सेकंड हाफ में सुपर से ऊपर बन जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 4 स्टार। और भाई मैं इस फिल्म का 1 स्टार इसलिए काट रहा हूं क्योंकि भैया इस फिल्म को मैं देखने गया था इस उम्मीद से कि इस फिल्म में मुझे अल्लूरी सीताराम राजू और कुमराम भीम के जीवन को देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस फिल्म में वो बात मुझे देखने को नहीं मिली, इसी वजह से मैं इस फिल्म का 1 स्टार काट रहा हूं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भैया ये फिल्म किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।